प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहे। ये आपका पार्ट 1 वीडियो है चैप्टर का। पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं एवं वास्तविक संख्याओं के घातांक, है ना। वास्तविक संख्या के बारे में हम लोग भली भांति पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं और उनपे संक्रियाएं यानी कि उनपे जो ऑपरेशंस होते हैं, यानी ऑपरेशंस और रियल नंबर, है ना, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याओं पे जो जो ऑपरेशंस होते हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके साथ साथ हम लोग इसमें वास्तविक संख्याओं के घातांक यानी कि उनके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी उनके घातांक के कुछ नियम है उसके बारे में देखेंगे। किस पे? वास्तविक संख्याओं पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या जो होता है परिमेय और अपरिमेय का है ना समुच्चय होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से मिलके क्या बनता है? आपका वास्तविक संख्या बनता है। तो इस पे कुछ ऑपरेशंस हैं उसके बारे में हम लोग पहले देखते हैं। इनके संक्रियाओं पे कुछ नियम बनाए गए हैं उनके बारे में हम लोग समझते हैं। चलिए, पहला नियम है आपका संवरक नियम यानी कि क्लोजर लॉ। संवरक नियम क्या होता है? माना ए तथा बी दो परिमेय संख्या है। अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ सर वास्तविक संख्या लिखे है, यहाँ आप परिमेय का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए जो नियम है ये सबके लिए लागू नहीं होती है। ये हम लोग अभी परिमेय के बारे में जानते हैं, अपरिमेय में क्यों नहीं लागू होगी उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो संवरक नियम देख लेते हैं। किसके लिए? हम लोग परिमेय संख्या के लिए देख रहे हैं। तो मान लीजिए ए और बी दो परिमेय संख्या है, तो यह नियम क्या कहता है? तो इसके संवरक नियम दो तरह का होता है। एक होता है योग का, एक किसका होता है? योग का संवरक नियम। ये क्या कहलाता है? तो ये कहता है कि दो परिमेय संख्याओं का योग भी एक परिमेय संख्या होता है। चलिए, यानी कि जैसे ए और बी है तो ए प्लस बी भी क्या होगा? ये ए प्लस बी क्या होगा? तो ये भी बिलोंग करेगा किससे? एक परिमेय संख्या से। ठीक है, एक परिमेय संख्या से बिलोंग करेगा, है ना। पिछले चैप्टर में पढ़े थे ना, क्यू का मतलब हम लोग संकेत यूज करते परिमेय संख्या के लिए। ठीक है, चलिए उसी तरह अगर गुणा की बात करें तो गुणन का संवरक नियम क्या कहता है? गुणन का संवरक नियम क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तो ये कहेगा दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी एक परिमेय संख्या होगा। इस पर ये संख्या होता है। ठीक है, अच्छा जैसे इसकी उदाहरण की बात करें ऊपर वाले, तो उदाहरण आप ले सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए 5/2 है और 3/2 है, दोनों को जोड़िए तो आप एलसीएम लेके 2, 5 + 3 8/2 कट के आ गया ना 4, तो 4 भी तो एक परिमेय संख्या हुई कि नहीं। चलिए उसी तरह गुना की बात करेंगे तो अगर मान लीजिए ए और बी आप ऊपर लिखे हुए हैं तो ए गुना बी भी क्या होगा? ये एक परिमेय संख्या होगा। इसका भी आप उदाहरण दिखा सकते हैं। इसका उदाहरण ले लीजिए कोई भी, जैसे 5/2 और वही 3/2 गुना कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का गुना करेंगे, 3/2 है और यहाँ 5/2 है। चलिए गुना करेंगे तो 5 × 15 और 2 × 4, तो ये भी तो एक परिमेय संख्या हो गया कि नहीं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया योग का संवरक नियम क्या होता है, गुणा का संवरक नियम किसके लिए? तो ये परिमेय संख्याओं के लिए। अगर हम इस परिमेय की जगह पे हम लोग अपरिमेय संख्या का प्रयोग करें तब क्या होगा, चलिए उसको समझते हैं। हम मान लेते हैं इसमें कि माना
ए तथा बी दो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अगर हम a प्लस बी को जोड़ना चाहें तो क्या होगा, इसके लिए आप एग्जाम्पल से देख सकते हैं। ये परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, इसको देखते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास है √3 और एक √2 है, तो इसको तो आप जोड़ नहीं सकते, ये ऐसे ही रहेगा। तो यह तो दिख रहा है कि अपरिमेय, ये तो अपरिमेय हुआ, लेकिन ये हर जगह सत्य नहीं हुआ। अगर मान लीजिए हम एक माइनस का √3 ले लिए, एक प्लस का √3 लिए, आप कहें कि जोड़िए, तो जोड़िएगा तो आपका 0 आ जाएगा। तो ये तो एक परिमेय संख्या हो गया ना, ये तो एक परिमेय संख्या हो गया। तो इसीलिए योग का, है ना, अगर हम लोग अपरिमेय संख्या के लिए बात करें कि योग का संवरक नियम उस पर लागू होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि वो हर एक कंडीशन के लिए सेटिस्फाई नहीं होगा। उसी तरह गुना का संवरक नियम क्या लागू होगा, तो देखिए गुना करके देखते हैं। अगर मान लीजिए हम √3 में √2 से गुना किया, तब तो हो गया कि √6 हो गया, समझ गए ना। अगर मान लीजिए आपको √3 में √3 से गुना करना होगा, तब तो आपका 3 आ जाएगा ना। तो ये सब आपको आगे सिखाएंगे, योग कैसे किया जाता है, परिमेय संख्या होगा, योग कैसे निकालेंगे, गुना कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आपको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए √3 करिएगा तो √9, और √9 का मतलब हुआ 3 का स्क्वायर, यानी कि उसका मान 3 आ गया ना। तो 3 तो एक परिमेय संख्या हो गई। तो कभी अपरिमेय कभी परिमेय दोनों आ जा रहा है, यानी कि दो अपरिमेय संख्याओं का योग या गुणनफल की बात करेंगे तो हम वास्तविक संख्याएं आने लगेंगी। लेकिन ये संवरक नियम में क्या कहता है कि अगर योग और गुना किया जाए तो जो संख्या पहले थी वही वैसी ही संख्या प्राप्त होगी, यानी कि परिमेय संख्या का योग कर रहे हैं तो परिमेय ही प्राप्त होगी, है ना। तो ऐसा अपरिमेय संख्याओं में नहीं होता है, इसलिए इसको संवरक नियम में हम लोग शामिल नहीं करते हैं। चलिए अगला नियम देखते हैं। अगला हम लोग बात करते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव लॉ। चलिए इसको समझा जाए क्या होता है। हम लोग मान लेते हैं कि माना ए तथा बी दो परिमेय संख्याएं हैं। क्या है, दो परिमेय संख्याएं हैं। चलिए तो इसको देखते हैं। तो दो परिमेय संख्याओं को लेकर हम लोग देखते हैं, पहले योग का देखेंगे, फिर हम लोग किसका देखेंगे, अंतर का। ठीक है, सॉरी, योग का देखते हैं फिर गुणनखंड का देखते हैं। अंतर ये सब नियम नहीं लागू होगा, क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता अंतर के लिए। चलिए समझते हैं। a प्लस बी का मान जो होगा b प्लस ए के बराबर हो जाएगा, यही कहता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है कि a प्लस बी बराबर b प्लस ए। उदाहरण देके आप समझ सकते हैं, अगर 2/3 में अगर 4/5 जोड़ेंगे या 4/5 में 2/3 जोड़ेंगे तो सेम आएगा कि नहीं, समझ रहे ना। तो ये होता है योग का क्रम विनिमय नियम। ये क्या है, पहला योग का क्रम विनिमय नियम, ये योग के लिए है। दूसरा हम लोग बात करें गुणा का, तो गुणा का क्रम विनिमय नियम की बात करें तो गुणा का क्रम विनिमय नियम आप लिख सकते हैं a गुना बी बराबर b गुना a। यानी कि अगर हम 2/3 इंटू 4/5 करेंगे, ये कोई भी उदाहरण लेके दिखा सकते हैं आप, तो ये 4/5 इंटू 2/3 दोनों का मान क्या आएगा, बराबर ही आएगा। इसको आप चेक कर सकते हैं गुना करके, सिंपल। ठीक है, तो ये होता है आपका योग और गुना का क्रम विनिमय नियम। अब हम लोग बात करेंगे कि अगर हम इन परिमेय संख्याओं की जगह पे हम अपरिमेय संख्या लेके देखेंगे तो क्या क्रम विनिमय नियम लागू होता है। साहचर्य नियम तो लागू नहीं हुआ था, अभी देखे थे ना, सॉरी क्या कहते हैं हम, संवरक नियम तो लागू नहीं हुआ था ना इस पे आपका। लेकिन क्या यह क्रम विनिमय नियम लागू होता है, उसको देखते हैं। चलिए हम लोग अब मान लेते हैं कि माना, यहाँ तो ए और बी मान के चलो ना, दूसरा कोई संख्या मान लेते हैं। माना सी तथा डी दो अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या है। तो देखते हैं पहला योग के बारे में देखते हैं। अगर हम लोग बात करें c प्लस डी बराबर d प्लस सी, तो ये लागू हो जाएगा। कैसे, आपको उदाहरण से समझाते हैं। अगर हम 2√2 में 3√2 जोड़े या 3√2 में 2√2 जोड़े, तो इसको जोड़िएगा तो ये 5√2 होगा और इधर भी 5√2 होगा। तो यह नियम लागू होगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या के लिए भी लागू होता है, यानी कि क्रम विनिमय नियम परिमेय और अपरिमेय दोनों के लिए। अब इसके तो ये योग का हुआ। गुना की बात करेंगे
चलिए अगर गुना के लिए बात करें तो c इंटू डी बराबर d इंटू सी, इसके उदाहरण से आप समझ सकते हैं। चलिए उदाहरण लेके हम एक देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास यही संख्या है 2√3 इंटू 3√2 बराबर आपको गुना करना है 3√2 गुना 2√2। यहाँ पे गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और उर्दू में √2 से गुना होगा तो 2। उसी तरह यहाँ भी 3 गुना 6 और उर्दू में √2 से गुना होगा तो 2, यानी ये भी 12 आ गया, ये भी 12 हो गया। यानी कि आपको यहाँ से ये क्लियर हो गया कि क्रम विनिमय नियम जो है ये वास्तविक संख्याओं को सेटिस्फाई करता है, यानी परिमेय के लिए भी है और ये अपरिमेय संख्या के लिए भी है। तो योग का भी हो गया और गुना का, दोनों इसमें साबित हो गया। समझ गए? अगला है आपका साहचर्य नियम। साहचर्य नियम को अंग्रेजी में कहा जाता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ। चलिए तो ये आपका परिमेय अपरिमेय दोनों के लिए हो जाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं, माना ए तथा बी दो, हम लोग इसमें परिमेय अपरिमेय दोनों के लिए लागू होता है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या ऐसा कर सकते हैं कि ए तथा बी, इसमें 3 लेना होगा, ए बी तथा सी आपको लेना होगा। सी 3 परिमेय संख्याएं हैं, 3 परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। तो परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या दोनों के लिए लागू होता है, तो ये भी कर सकते हैं 3। इसके जगह पे हम लोग परिमेय अपरिमेय छोड़ के सीधे लिख देते हैं वास्तविक संख्याएं हैं। तो देखिए लिख दिया हम लोग 3 वास्तविक संख्याएं हैं। तो इसमें हम लोग पहले देखते हैं योग का क्या होता है, इसका नियम, साहचर्य नियम योग का क्या होगा। तो a प्लस बी है ना, a में b को जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद c जोड़िए, या a को पहले अलग रखिए, b और c को जोड़ दीजिए। यहाँ कहने का मतलब है कि a में b को जोड़ दिए, फिर उसके बाद c को जोड़े, या यहाँ b में c को जोड़ दिए, फिर उसके बाद a को जोड़े। इनके वैल्यू क्या आएंगे, बराबर आएंगे। एग्जाम्पल से देख सकते हैं आप। मान लीजिए हम लोग 2 को परिमेय संख्या लेते हैं या अपरिमेय, दोनों को लेके एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए हम लोग एक परिमेय संख्या लेते हैं 2/3, ए की जगह, बी की जगह लेते हैं 4/3 और इसकी जगह लेते हैं 5/3। यहाँ भी देखिए 2/3, 4/3 और 5/3। यहाँ अंदर जोड़िए, 4 2 6 हो जाएगा, एलसीएम लेके जोड़िएगा तो ऐसे ये 3 हुआ ना एलसीएम, ऊपर आएगा 2 + 4, ये बाहर अलग रखिए क्योंकि इसको बाद में जोड़ना है। उस तरह यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं, पहले यहाँ जोड़ते हैं 3 4 + 5, एलसीएम लेके जोड़ा है ना, ये कितना हो जाएगा 6/3 और यहाँ है 5/3, यहाँ है 2/3, यहाँ है 9/3। यहाँ एलसीएम लेते हैं दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा एलसीएम में, यहाँ 6 + 5, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा एलसीएम में, 2 + 9, यहाँ देखिए 11/3, यहाँ भी 11/3, यहाँ भी इक्वल आ गया कि नहीं। तो यहाँ से आप देख लिए कि ये परिमेय संख्या के लिए तो साबित हो गया। अब देखते हैं अपरिमेय के लिए। तो अपरिमेय में हम एग्जांपल ले सकते हैं 2√2, 2√3, सॉरी सेम लेते हैं ताकि जोड़ने में आसानी हो, ठीक है। यहाँ पे अंदर सेम लेते हैं, तो उदाहरण हम लोग सेम लेना होगा ताकि जोड़ने में आसानी हो जाए। 2√2, 3√2 और 4√2, क्योंकि रूट के अंदर सेम रहता है तो आसान आप जोड़ सकते हैं उसको, ठीक। चलिए इसको ध्यान में रखते हुए हम लिया है एग्जांपल 2√2 + 3√2 और +4√2, ठीक है, ये जोड़ा जा सकता है आसानी से। 3 2 5√2 होगा प्लस 4√2, 2√2, ये कितना हो जाएगा 4 3 7√2, यहाँ भी 9√2 हो गया और इधर भी 9√2 हो रहा है, ठीक है। तो ये परिमेय और अपरिमेय दोनों के लिए लागू होता है, यानी वास्तविक संख्याओं के लिए योग का आपको पता चल गया साहचर्य नियम। अब चलते हैं गुना का देखते हैं। तो गुना की बात करेंगे तो उसी तरह यहाँ भी इसमें हम लोग गुना के साहचर्य नियम क्या कहता है कि a गुना b, ए में b से गुना करिए और फिर उसके बाद c से गुना करिए, या a को बाहर रखिए और b में c से पहले गुना करके फिर a से गुना कर दिए, तो दोनों कंडीशन में वैल्यू इक्वल ही आएंगे। उदाहरण से आप परिमेय अपरिमेय का लेके बना सकते हैं। यहाँ भी मान लेते हैं, मान लीजिए 2/3 है, ठीक है, उसके बाद है आपका 4/3 और फिर 5/3। चलिए इधर भी वही करते हैं 2/3, 4/3 और 5/3। चलिए इसको गुना करके देख सकते हैं, बराबर हो जाएगा।
8/9 इंटू 5/3, यहाँ पे होगा 2/3 इंटू 20/9, यहाँ से इसे इंटू करिए 40/27 और यहाँ भी हो जाएगा 40/27, बराबर आ गया ना आपका। उसी तरह आप अपरिमेय संख्या के लिए भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम मान लीजिए 3√2 लिए, ठीक है, इसका b का वैल्यू ले लेते हैं 3√3 और इसका ले लेते हैं 4√5, ठीक है, इधर भी वही करेंगे 3√2 इंटू ब्रैकेट के अंदर है 3√3 इंटू 4√5, एबीसी के सेम वैल्यू लेने होंगे ना। चलिए दोनों तरफ से ले लिए। अब चलिए इसमें गुना करिए 9√3 9 9√6 इंटू 4√5। उसी तरह यहाँ पे देखिए 3√2 और अंदर गुना करिएगा ना ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले, तो इधर गुना करिएगा तो आ जाएगा 12√15, यहाँ इंटू करिए 36√30, यहाँ भी 36√30, दोनों तरफ समान आ गया ना। तो ये साहचर्य नियम आपको ये पता चल गया कि गुणा के लिए हो या योग के लिए हो, दोनों वास्तविक संख्या के लिए लागू हो सकता है। चौथा है आपका बंटन नियम। बंटन नियम है ना, इसको वितरण नियम भी कहा जाता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको वितरण नियम भी कहते हैं या वितरण नियम। वितरण नियम, वितरण से आपको पता चल रहा होगा बांटना, ठीक है। चलिए इस नियम में क्या होता है, माना ए, बी तथा सी तीन वास्तविक संख्याएं हैं, ये तीनों के लिए लागू होता है, वास्तविक संख्याएं हैं। चलिए तीन वास्तविक संख्याएं, तो इसमें योग का वितरण नियम क्या कहता है, सॉरी इसमें योग अंतर कुछ नहीं लिखेंगे, एक ही साथ इसको लिखा जा सकता है किस तरह से, ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। दूसरा मान लीजिए इस तरह से हो ए प्लस बी और बाहर सी हो, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी। कहने का अर्थ एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, बड़ी बात है, कोई भी उदाहरण लेके 2/3 अंदर है 3/2 प्लस 4/3, मान लीजिए यही है, तो इसमें से इंटू करेंगे और फिर इसमें से, यही होता है वितरण नियम, यानी इसमें से इंटू करिएगा तो आ जाएगा 6/6 और प्लस इसमें से इंटू करिएगा तो आ जाएगा 8/9, इसको काट सकते हैं 1, यानी 1 प्लस 8/9, इसको आप एलसीएम लेकर जोड़ देंगे अगर आगे सॉल्यूशन करना होगा तो। चलिए ये हो जाएगा 17/9, समझ गया। तो ये होता है वितरण नियम यानी बंटन नियम। अब कुछ हम लोग इसमें कुछ और भी चीजों को ध्यान देंगे, हम लोग इसमें वास्तविक संख्याओं के कुछ और भी गुण है ना, परिमेय अपरिमेय से रिलेटेड, उसमें भी ध्यान देंगे। जैसे आपको कुछ नियम आपको बता देते हैं। पिछले चैप्टर से आपको ये तो कंफर्म हो गया होगा कि दो परिमेय संख्या का आप योग करिए, अंतर निकालिए, गुणा निकालिए, है ना, भाग करिए, लेकिन शून्योत्तर, है ना, क्या होनी चाहिए, वो शून्योत्तर होनी चाहिए। शून्योत्तर कहने का मतलब शून्य को छोड़कर, ठीक है, वो संख्या क्या होनी चाहिए, शून्योत्तर होनी चाहिए। कहने का मतलब कि वो जैसे मान लीजिए 4/3 है, अब जीरो भी परिमेय संख्या, इससे ऐसे भाग नहीं कर सकते। आपको बताते हैं यहाँ जीरो को छोड़ के किसी और संख्या से भाग किया जाता है, तो उस कंडीशन में ये यानी योग करेंगे, अंतर करेंगे, गुणा करेंगे या भाग करेंगे, हमेशा दो परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा और भाग में शून्योत्तर संख्याएं होनी चाहिए, है ना। तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो उनका योग, अंतर, गुणा, मतलब परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा हमेशा परिमेय ही आता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। लेकिन अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणा और भाग हमेशा परिमेय नहीं आता है, ये भी आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। और उससे रिलेटेड कुछ नियमों के बारे में हम लोग अभी पढ़े हैं कि जैसे मान लीजिए √3 है माइनस का और एक प्लस का √3 है, तो जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, वो तो परिमेय हो गया। √5 है, √5 से इंटू करेंगे ये आपका 5 आ जाएगा, तो ये भी परिमेय हो गया। और मान लीजिए √3 है, √3 में भाग कर रहे हैं, कट के 1 आ जाएगा, तो 1 तो परिमेय हो गया ना। तो इस कंडीशन में आप ध्यान रखेंगे कि परिमेय संख्याओं के योग, अंतर, गुणा और भाग जो होते थे वो सब परिमेय ही होते थे, लेकिन अपरिमेय संख्याओं के योग, गुणा, भाग और अंतर हमेशा परिमेय नहीं हो सकते हैं।
हमेशा परिमेय भी नहीं हो सकते और हमेशा अपरिमेय भी नहीं हो सकते हैं, यानी वो कुछ भी हो सकता है, परिमेय और अपरिमेय, वो डिपेंड करता है उन संख्याओं पर। जैसे यहाँ देख रहे हैं कि परिमेय आ रहा है, अपरिमेय भी आएगा, जैसे मान लीजिए 2√3 है और जोड़ रहा है 5√3, तो जोड़ेंगे तो ये तो आ जाएगा 7√3, समझ है ना, तो ये तो अपरिमेय हुआ। तो ये दोनों के लिए हो सकता है, परिमेय भी आ सकता है अपरिमेय भी, तो इसीलिए हम लोग इसको शुरू में देखे थे कि इसमें हम लोग इसको संवरक नियम में नहीं रखे थे, परिमेय संख्या को रख दिए थे, अपरिमेय संख्या को नहीं रखे थे, क्योंकि उसमें योग और गुना में उल्टा हो जाता है कुछ कंडीशंस में। अब हम लोग जितने भी नियम या गुण आपको देखे परिमेय अपरिमेय के बारे में, उसके अलावा कुछ और नियम है, उसको भी ध्यान रखें। पहला क्या कहता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर अपरिमेय होता है। योग भी और अंतर भी हमेशा अपरिमेय होता है। मान लीजिए एक परिमेय संख्या है 2 और इसमें हम जोड़ रहे हैं √5, तो क्या यह एक परिमेय होगी? तो नहीं, यह एक अपरिमेय संख्या होगी हमेशा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक। उसी तरह अगर गुना भी करेंगे तो ये अपरिमेय ही आता है, अभी आगे आपको बताएंगे, ठीक है। गुना भी करेंगे तो अपरिमेय ही आएगा। और अगर हम लोग उसी तरह अगर हम लोग अंतर की बात करें तो 2 - √5 भी करिएगा तो वो अपरिमेय ही आएगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं गुना के बारे में भी। दूसरा नियम हम लोग इस तरह से लिख दिए कि एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्योत्तर, है ना, नॉन जीरो यानी जीरो को छोड़कर परिमेय संख्या के साथ गुणनफल या भागफल अपरिमेय होता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग जैसे यहाँ गुना किया किसके साथ 2 में √5 से, तो ये शून्योत्तर है ना, जीरो को छोड़ के है ये 2, ठीक है। तो इसलिए क्यों? क्योंकि जीरो से जब करिएगा तो आ जाएगा जीरो, यानी कि वो परिमेय आ जाएगा। तो उस कंडीशन में ये आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस पर ध्यान रखेंगे कि वो जो परिमेय संख्या होनी चाहिए वो एक शून्योत्तर होनी चाहिए, है ना। और एक अपरिमेय संख्या के साथ जब उसका गुना होगा तो वो भी हमेशा क्या आएगी? अपरिमेय ही आएगी, या भाग भी करेंगे तो अपरिमेय ही आएगी। जैसे मान लीजिए हम लोग 4 में √2 से भाग कर रहे हैं या √2 में 4 से भाग कर रहे हैं, तो दोनों कंडीशन में क्या है? अपरिमेय ही है, ठीक। उसी तरह अगर हम लोग गुना भी करेंगे 4√2, है ना, 4 में √2 से गुना तो 4√2 आएगा ना, तो 4√2 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या ही है। अभी तक हम लोग जितना भी निष्कर्ष निकाले तो उसमें हम लोग ये देखे थे कि यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुना करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग कर दें तो परिणाम, है ना, परिमाण जो होगा परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, यानी परिमेय भी आ सकता है और अपरिमेय भी आ सकता है। अगर हम लोग जैसे अगर हम पहले बात करते हैं √3 इंटू किए थे, याद है आपको? तो 3 आया था, और हम √3 में √2 से इंटू कर देंगे तो ये आपका √6 आ जाएगा। तो कभी परिमेय आ रहा है, कभी अपरिमेय आ रहा है, देखना ना। तो इसलिए परिमेय अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। उसी तरह योग में भी देखे थे √3 प्लस √5, ये तो आपका अपरिमेय हुआ, लेकिन वही माइनस का √3 में जब प्लस का √3 जोड़ दिए तो वो 0 आ गया, तो वो एक परिमेय हो गया। तो इसलिए आपको बता दिए कि अगर हम लोग दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी परिमेय संख्या से भाग देंगे तो इस कंडीशन में परिमेय अपरिमेय कुछ भी आ सकता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे किसी धन पूर्णांक का मूल किस तरह से निकाला जाता है, यानी कि उसका रूट्स किस तरह से निकाला जाता है, रूट्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। देखिए इसकी परिभाषा पहले कि यदि n कोई धन पूर्णांक है तो संख्या रेखा पर √n को प्रदर्शित किया जा सकता है, √n को प्रदर्शित कर सकता है। वास्तव में यदि a कोई धन वास्तविक संख्या है तो √a का अस्तित्व है, यानी कि a कोई धन वास्तविक संख्या है तो √a का क्या होता है? अस्तित्व होता है। और √a के धन वर्गमूल को सूचित करता है। कहने का अर्थ है कि अगर रूट के अंदर कोई धन संख्या है, जैसे √3 है, √4 है, √5 है, तो इन सब का वास्तव में कोई ना कोई मान होता है, इनका अस्तित्व होता है, इसलिए ये वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अगर यही रूट के अंदर माइनस में होता है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। ग्रीक भाषा में इसको आयोटा से सूचित किया जाता है, ये है आयोटा, ठीक है। ये आगे चल के हमको क्लास 11th में जानना है, ठीक। तो इस बात को आप हटा दे पहले। तो अगर हम लोग बात करें √4 के मान की तो इसका मान 2 निकलता है ना, तो इसका अस्तित्व हुआ कि नहीं। √9 का तो इसका मान निकलता है 3। उसी तरह अगर हम √3 का मान देखेंगे तो इसका 1.73, आप देखे थे ना कुछ 2 पॉइंट तक हम अगर निकालेंगे तो इतना आएगा, तो इसका अस्तित्व हो रहा है ना। तो किसी भी धन पूर्णांक, है ना, धन पूर्णांक का मूल जो होता है उसका अस्तित्व होता है और उसका कुछ ना कुछ मान निकलता है।
और ये भी यहां लिखे हैं कि रूट ए के धन वर्गमूल को सूचित करता है। ठीक है, रूट ए जो होता है ए के धन वर्गमूल को सूचित करता है, यानी कि वो धन होता है उसी को ये सूचित करता है। कौन है? ए इसमें का। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग बात करें रूट 4 का, ये जो 4 है उसके धन वर्गमूल को सूचित करता है। ये 3 जो है धन वर्गमूल को यहाँ सूचित करता है। यानी कि यहाँ से कह सकते हैं कि ये रूट 3 का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो ये 1.73 आया, रूट 4 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो 2 आया, रूट 9 का जब वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आया है आपका? 3 आया है। अब हम लोग बात करते हैं nवें मूल की परिभाषा। nवें मूल की परिभाषा यानी डेफिनेशन ऑफ nth रूट। यदि a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो a का nवा मूल जो होता है n रूट अंडर a से सूचित किया जाता है तथा यह निम्न प्रकार से व्यक्त करता है। किस तरह से व्यक्त कर सकते हैं? कहने का मतलब मान लीजिए अगर n रूट a का जो मान आ रहा है कोई संख्या b आ रहा है, तो आप इसका मतलब समझते हैं? कहने का मतलब है कि यहाँ b का जो पावर n है वह a है, b का पावर n है वह क्या है? a है। b का पावर n क्या है? वह a संख्या है। कहने का अर्थ एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये करनी कहलाती है इस प्लेस को, आगे हम बताएंगे। इसमें ये 3 रखा हुआ है और यहाँ रखा हुआ है 8। तो यहाँ आपको पता है, पहले पढ़ चुके हैं 8वां क्लास में, 8th क्लास में पढ़े है ना, कि घनमूल यहाँ बात कर रहा है कि 8 का घनमूल यानी कि आप लिखते थे 2। इसका अर्थ यही ना हुआ कि 2 का क्यूब यानी कि 2 का पावर 3 जो है वो क्या होता है? 8 होता है, जो यहाँ से आपको निष्कर्ष निकल रहा है। ये वाला पावर इस पे चढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये वाला पावर यहाँ चढ़ाइएगा ना इस तरह से, तो यही ना आपका निष्कर्ष निकलेगा। तो यहाँ से आपको परिभाषा मिलती है। तो यहाँ जो हम लोग लिखे हैं इसमें, ये हम लोग यहाँ पे रूट का सिंबल जो दे रहा है, इसको एक्चुअल में क्या कहते हैं? इसको करनी चिन्ह कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? करनी चिन्ह के नाम से इसको जाना जाता है। इसको करनी चिन्ह कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में कहेंगे रेडिकल साइन। ठीक है, रेडिकल साइन कहा जाता है। हम लोग कब करने की परिभाषा के बारे में सोच लेते हैं। करने की परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? यदि a कोई धन परिमेय संख्या है ना, a कोई धन परिमेय संख्या है जिसके किसी परिमेय संख्या के nवें घात के रूप में नहीं दिखाया जा सकता है, तो अपरिमेय संख्या n रूट a जो कि a का धनात्मक nवां मूल है करनी कहलाता है। ये जो है ये क्या कहलाता है? करनी मूल। ये देखिए क्या कह रहा है, फिर से परिभाषा। यदि a कोई धन परिमेय संख्या है, ये क्या है? धन है, अंदर पॉजिटिव ही होना चाहिए। आपको कितना बार बता चुके, अंदर पॉजिटिव ही होना चाहिए, जिसे किसी परिमेय संख्या के nवें घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो अपरिमेय संख्या n रूट a है ना। यह कह रहा है कि nवें घात के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। कहने का मतलब इस पावर ऑफ n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, तो अपरिमेय संख्या n रूट a ये अपरिमेय संख्या होगी, याद रखेंगे, जो कि a का धनात्मक nवां मूल है, करनी कहलाता है। a का क्या है? ये धनात्मक nवां मूल है, इसको क्या कहते हैं? करनी कहते हैं। तो यहां ध्यान रखेंगे, इसमें जो है रूट ये जो लगा है n, इसको कहेंगे करनी चिन्ह, जैसे कि अभी आपको बताया थे। इसको क्या कहेंगे? करनी चिन्ह के नाम से इसे जानते हैं। n है ये, n रूट एक करनी चिन्ह है, और इसमें n जो है, n जो होगा वो करनी घात है। वो क्या है? करनी घात कहलाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये करनी घात कहलाता है, ये करनी चिन्ह कहलाता है। और इसमें a जो है, a को कहेंगे कर्णीगत। इसको क्या कहेंगे? कर्णीगत। अंग्रेजी में इसको कहा जाएगा रेडिकल साइन, SIGN है ना, रेडिकल साइन। और कर्णीघात को कहेंगे ऑर्डर ऑफ रेडिकल, ऑर्डर ऑफ रेडिकल कहा जाएगा। और कर्णीगत को कहा जाएगा रेडिकेंड कहा जाता है। समझ गए? अगर मान लीजिए अगर आपके पास 4 रूट 3 इस तरह से दिया है, तो यहां जो है ये 4 रूट इस तरह से जो लगा है, इसको करनी चिन्ह कहेंगे।
और ये जो 4 कहलाएगा कर्णिघात कहलाएगा, और ये जो 3 है ये क्या कहलाएगा आपका कर्णिगत कहलाएगा। यहां से आपको क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं, अगले वीडियो में इसके आगे जानेंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें।